हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है कि जिस तरह से 664 से संबंधित है उसी तरह हमें बताना है कि 11 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो करने का अप्रोच क्या होता है। सिंपल हम लोग ये देखते हैं कि जो रेशियो की दो संख्याएं हैं, जैसे रेशियो की यहाँ पर दो संख्याएं 6 और 64 है। 6 और 64 एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक सेम कोरिलेशन को हम लोग 11 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब 6 से 64 बन रहा है। और दूसरी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम रिलेशन निकालते हैं ना, तो जो छोटी संख्या होती है ना, जैसे यहाँ पर 6 है ना, उससे बड़ी संख्या को लाने का प्रयास करते हैं, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को रिलेट करने का प्रयास करते हैं। 99% सवाल में यही होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ मूव करते हैं। 1% सवाल में कभी ऐसा होगा कि बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 6 से हम 64 कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर 64 दिया है कि नहीं, आप लोग एग्री हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, 6 दिया है। ओके, अगर 6 का मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 36 ही आएगा, 64 तो आएगा नहीं। 64 जो है हमें स्पष्ट दिख रहा है कि यह 8 का स्क्वायर है। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर। तो अगर मैं पहली संख्या 6 में क्या करूं, 2 ऐड कर दूं, और 2 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का अब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 64 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। यानी सेम मैं 11 में भी ऐसे ही करूंगा। 11 में भी मैं क्या करूंगा, 2 जोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने 6 में जोड़ा था। तो 11 में मैंने 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 13 आ गया। और 13 का जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 169, 169। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 169। और 169 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। RRB ALP 29/8/2018 में पूछा गया प्रश्न है। सीरीज का प्रश्न है, दिया है 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जब भी आपको सीरीज मिले ना, तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना होता है। जैसे ये सीरीज, अगर इस तरह का आपको सीरीज देखे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई ऐसा सीरीज मिले जिसमें जो संख्याएं हैं वह क्या है, 8 से अधिक है। 8 से अधिक है, 8 हो या 8 से अधिक है, क्वेश्चन मार्क को लेकर के जब भी किसी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ संख्या क्वेश्चन मार्क को लेकर के 8 हो या 8 से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि वह सिंगल सीरीज नहीं होती है, उसमें 2 सीरीज होता है। जैसे यहां पर मैंने देखा कि इसमें नंबर ऑफ इसमें संख्याएं कितनी हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन मार्क को लेकर के 8 है। यानी मुझे पता चल गया कि इस सीरीज में अगर 8 संख्याएं हैं, तो अभी मैंने आपको बोला कि अगर किसी सीरीज में 8 संख्याएं हो क्वेश्चन मार्क को लेकर के, 8 हो या 8 से ज्यादा हो, उस केस में क्या होता है कि वह सीरीज एक क्या होती है, मिश्रित सीरीज होती है। यानी उस सीरीज में क्या होता है, 2 सीरीज होता है, वह सिंगल सीरीज नहीं होता है, उसमें 2 सीरीज होती है। तो इस सीरीज में क्या है, 2 सीरीज है। और 2 सीरीज कौन कौन सी हैं, एक तो 5 से 7, 7 से 10, 10 से 14। ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 5 से 7, 7 से 10 और 10 से 14। ठीक है, ये पहली सीरीज होगी। और दूसरी कौन सी है, 6 से 8, 8 से 11 और 11 से क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जब मैं दूसरी सीरीज को मैं जब पकड़ रहा हूं, तब मेरा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पता चलेगा क्या आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं, कि मुझे पहले सीरीज से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसको आप काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है। पहले सीरीज पे आप ध्यान ही मत दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, कई दफा हेल्प करता है पहला सीरीज, मैं बताऊंगा कब हम उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, 6 से यहां 8 हो रहा है ना, तो अगर मैं 6 में क्या कर दूं, 2 ऐड कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ सर, सिंपल बात है। 8 से 11 हो रहा है ना, 8 में अगर पुनः मैं 3 ऐड कर दूंगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब अगली बार मैं क्या ऐड करूंगा भाई, 2 ऐड किया, उसके बाद एक ज्यादा 3, तो 3 से अगली बार मैं क्या करूंगा, एक ज्यादा ऐड करूंगा। कितना ऐड करूंगा, एक ज्यादा जब मैं ऐड करूंगा तो कितना ऐड कर दूंगा, 4। यानी 11 में प्लस में जब 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, 15। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, भाई मैंने 2 ऐड किया,
3 ऐड किया, ठीक है, तो हम ये भी तो ले सकते हैं ना, हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि अभाज्य संख्याएं ऐड हो रही हैं, अभाज्य संख्याएं ऐड हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने जब 2 पहली अभाज्य संख्या ऐड किया, उसके बाद 3 किया, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 5 होगी, तो सर 5 ऐड करो ना, तो एग्री हूं आपकी बात से, 5 ऐड करेंगे, ठीक है। ये भी बोल सकते हो भाई, जब एक एक आप बोल रहे हो कि सर 2 से एक ज्यादा 3 ऐड कर रहे हो, 3 से एक ज्यादा 4 ऐड कर रहे हो, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं भाई कि इसमें अभाज्य संख्याएं क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो अगली अभाज्य संख्या 3 के बाद 5 होगी, तो 5 आप ऐड करो। अगर मैं डियर आपके कहने से मैं अगर 5 ऐड कर दूंगा तो 16 आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य बस ऑप्शन में 16 नहीं है, समझ रहे हैं, इसलिए हम 5 नहीं ऐड करेंगे, है ना। और ऐसा नहीं हुआ कि 15 भी ऑप्शन में दे दे और 16 भी दे दे, है ना, ऐसा नहीं करता है ना क्वेश्चन बनाने वाला। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 नहीं ऐड करेंगे और 4 ऐड करेंगे, और जब 4 ऐड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 15 आ जाएगा, और 15 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए, कभी कभी हमें पहले सीरीज का प्रयोग करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमें क्लियर कई दफा नहीं होगा कि भाई अगली बार मैं क्या जोड़ूं, है ना, अगली बार मैं क्या जोड़ूं, कई दफा आपको क्लियर नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो जब आप पहले सीरीज को भी आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले सीरीज में इस तरह की संख्याएं यानी इस क्रम में ऐड हो रही हैं, तो दूसरे सीरीज में भी इसी क्रम में ऐड हो रही होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं, गिलहरी, बत्तख, कौवा और बंदर। इन 4 शब्दों में हमको बताना है कि कौन सा एक शब्द है जो आपका इन चारों में क्या है, अलग है, यानी 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे, इसका मतलब यही तो हुआ ना, है ना। अब ध्यान से जब मैंने चारों शब्दों को देखा, पहले में गिलहरी था, दूसरे में बत्तख, तीसरे में कौवा, चौथे में बंदर, तो मुझे ध्यान से देखने पर पता चला कि गिलहरी, कौवा और ये जो बंदर है ना, ये तीनों क्या हैं, तो पेड़ पर रहते हैं। एग्री है कि नहीं, ये तीनों ऐसे हैं, क्या है, ये तीनों ऐसे एनिमल हैं जो क्या है, पेड़ पर रहते हैं। गिलहरी भी पेड़ पर रहती है ना, कौवा भी पेड़ पर रहता है, बंदर भी क्या है, पेड़ पर रहता है, ठीक है, इसलिए यह एक प्रकार के हैं। लेकिन बत्तख आपका पेड़ पर नहीं रहता है, बत्तख क्या है, जनरली जमीन या पानी में रहता है, यानी हमारा विषम कौन सा हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, देखिए इन्होंने ऑलरेडी अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक दे दिया है, तो सिंपल हो गया। अब ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला दे दिए हैं और बोल रहे हैं कि बाएं से दाएं बढ़ते हुए, यानी बायां कौन सा होता है, इधर होता है, बायां कौन सा होता है, इधर होता है ना, और दायां कौन सा होता है, तो इधर होता है ना, बिल्कुल ठीक है। दाएं, बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए, यानी इसमें हर चौथे को मैं बाएं से बढ़ते हुए मिटाऊंगा, तो जो प्राप्त नई संख्या में दाईं ओर से, तो अगर चौथे अक्षर को मिटाने के बाद जो बची हुई श्रृंखला होगी उसमें हमको दाएं से बताना है 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले मिटा लेते हैं चौथा, बाएं से बढ़ते हुए हर चौथा मिटाना है, तो 1 2 3 4 डी मिटाऊंगा, उसके बाद 1 2 3 4 एच मिटाऊंगा, उसके बाद एल मिटाऊंगा, उसके बाद पी मिटाऊंगा, उसके बाद टी मिटाऊंगा, उसके बाद क्या मिटाऊंगा, एक्स मिटाऊंगा। अब तो किसी को नहीं मिटा सकते हैं। अब इतना मिटा दिया तो बाकी जितने भी अक्षर बचे हैं वो एक सीरीज बना रहे हैं ना। अब इस सीरीज में हमको बताना है कि दाईं ओर से, यानी दाईं का मतलब इधर से 5वां अक्षर कौन सा है। तो सिंपली 1 ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 5वां कौन सा है, तो अपना यू है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है, एक आपका डायग्राम है, इसमें संख्याएं हैं 10 5 6 42 17 3 14 68, 8 है, 15 है, और क्वेश्चन मार्क दिया है और 92 दिया है। तो बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। पूछ लिया जाता है, एसएससी हो रहा है, रेलवे एग्जाम, एक प्रश्न इस टाइप का पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान एक बात दीजिएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ 1-2 बातें बेसिक होती हैं, उसको समझिएगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर या तो मैं रो में सॉल्व कर सकता हूँ। रो में सॉल्व करने का मतलब हुआ कि 10 17 8 को की तरफ देख सकता हूँ कि भाई कैसे रिलेटेड है, या इनसे हम क्या एक लॉजिक बना सकते हैं। या तो हम कॉलम में,
ध्यान से समझिएगा, या तो हम कॉलम में यानी 10, 5, 6, 42 को देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है भाई कि मैं रो में सॉल्व करूं कि कॉलम में, है कि नहीं? तो हम लोग इस बात को याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, हम लोग उधर सॉल्व करते हैं जिधर बड़ी संख्या होती है, जिधर बड़ी संख्या होती है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 10, 5, 6, 42 में देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 42 आ रही है, 17, 3, 14 में सबसे बड़ी संख्या 68 आ रही है, 8, 15 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे क्या 92 बड़ी संख्या आ रही है, क्योंकि ऑप्शन में भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 92 से बड़ी है। ठीक है, यानी इतना क्लियर हो गया कि हम कॉलम की तरफ सॉल्व करेंगे, यानी नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे, यानी 10, 5, 6 से 42 को लाने का प्रयास करेंगे। होता जनरली क्या है कि जो बड़ी संख्या होती है ना, उसी को बाकी जो संख्याएं बची होती हैं उनकी सहायता से बड़ी संख्या को लाने का प्रयास करते हैं। तो इतना क्लियर है कि भाई हम कॉलम की तरफ सॉल्व करेंगे, यानी हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे और बड़ी संख्या 42, 68 और 92 को क्या करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ दिया 10 है, 5 है, 6 है, इससे हमको 42 लाना है ना। तो अगर हम लोग क्या कर दे, 10 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आएगा, और 50 में 6 का माइनस भी करेंगे तो भी 42 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब देखिए अगर 10 का 60 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में से 5 निकालेंगे तो भी 42 नहीं बन रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई से हो नहीं रहा है ना। और प्लस भी कर देंगे तो नहीं बनेगा, 10, 5, 15 और 15, 6 कितना हो गया, 21 हो गया। कितना आ रहा है, 15, 6, 21 आ गया। लेकिन यहाँ से मुझे कुछ दिख रहा है कि अगर मैं क्या कर दूँ, इन तीनों का सम कर दूँ, यानी 10 + 5 + अगर मैं 6 कर दूं तो कितना आएगा, आप लोग बोलेंगे 21 आएगा। लेकिन यहां तो 42 दिया है तो कोई बात नहीं, अगर मैं 21 में क्या कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या 42 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। यानी यही प्रक्रिया हम लोग 17, 3, 14 में करेंगे, है ना। क्योंकि याद रखिएगा जो हम कोरिलेशन 10, 5, 6 में लगा करके 42 लाते हैं, वही कोरिलेशन 17, 3 और 14 में लगा के 68 लाएंगे, और सेम वही रिलेशन 8, 15 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम 92 लगाएंगे, 92 लाएंगे। ठीक है, ओके। अब पुनः 17, 3 और 14 को जोड़ के लेते हैं तो 17 + 3 + 14, 17, 3, 20 और 20, 14 कितना होता है, तो 34 होता है। ठीक है, 34 हो गया। यहां भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था ऊपर, तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 34 दूना कितना आ जाएगा, 68 आएगा, और 68 यहां पे आपको दिया है। यानी हो कुछ भी नहीं रहा है, ऊपर की 3 संख्याओं का सम करके 2 का मल्टीप्लाई करने पर चौथी नीचे वाली संख्या बन रही है। तो सेम चीज यहां होगा, 8 और 15 को जोड़ेंगे। मैं मान लेता हूं यहां पे x है, ध्यान से समझिएगा। तो 8, 15 को जोड़ा तो 8 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 8 को मैं जोड़ा और प्लस 15 को जोड़ा, और मैंने क्या जोड़ा, x को जोड़ा। ठीक है, और इसमें सम में क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 92 आ गया ना, बिल्कुल। 15, 8 कितना होता है, तो 23 होता है ना, बिल्कुल होता है। अब इसको मैं काट दूंगा 2 से तो कितनी बार में कट जाएगा, तो बोलेंगे 2 चौको 8 और कितना हो गया, और 2 छक्के 12, 46 यहाँ पे आ गया ना, ओके। और 46 आ गया, और ये कितना हो गया, 15, 8, 23, यानी आ गया 23 + x बराबर कितना आ गया, 46 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 23। x बराबर कितना आ गया आपका, इधर 23 जाएगा, 46 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 23 आएगा। यानी हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 23 आएगा, और 23 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। कैलेंडर का सवाल है, आसान सवाल है ना। कर लेते हैं इसको। साल एक ही है और सिर्फ अगले महीने में पूछ रहा है। अब देखिए बोला है कि 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो अगले महीने में 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। तो सिंपली अगर मैं बोलूं 1 फरवरी से 5 मार्च 2010 के बीच में मैं दिन निकाल लूं, कितने दिन बच रहे हैं, और उस दिन से मैं क्या करूं, ऑड डेज निकाल लूं, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप सभी को पता हो कि जो 2010 है ना, ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। क्यों लीप ईयर कैसे पता करेंगे, तो 2010 है, क्योंकि 2010 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कटेगा नहीं। कोई भी वर्ष 4 से अगर कट जाता है तो वह लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी होता है, वह 29 दिन का होता है, और नॉर्मल ईयर में नॉर्मल फरवरी कितने दिन का होता है, तो 28 का होता है। ध्यान से समझिएगा। तो 2010 लीप ईयर नहीं है,
इसलिए फरवरी 28 का होगा। तो 1 फरवरी तो यहाँ निकल गया, 1 फरवरी के बाद कितना बचा इसमें 27 दिन बच गया, और 27 दिन बच गया। यहाँ पे 5 मार्च यानी 5 दिन यहाँ हो गया, तो 27 3 30 2 32, यानी कि 1 फरवरी से 5 मार्च के बीच में 32 दिन पड़ रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर दूं, ऑड डेज निकाल दूं। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, और जब रिमाइंडर 4 बचेगा तो इसी 4 को मैं क्या करूंगा, +4 सोमवार जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, सोमवार में 4 और आगे बढ़िए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, यही तो आएगा ना। यानी कि हमारा 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार आएगा। क्या आएगा, शुक्रवार। और शुक्रवार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही हो जाएगा। अब अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई मैं 32 को 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया हूँ, तो सिंपल सी बात समझिए, हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है कि नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ आज सोमवार है, आज अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद भी तो फिर सोमवार ही आएगा ना, एग्री कि नहीं। अगर आज मंगलवार है भाई, तो 14 दिन बाद भी तो मंगलवार ही आएगा ना, यानी कि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। तो मैंने वही किया भाई, 7 के मल्टीपल पे जब जाएंगे तो दिन तो वही रहेगा, यानी सोमवार ही रहेगा कि नहीं। तो मैं 7 के मल्टीपल पे चला गया तो 28 पे पहुंचा, 28 पे गया, 28 को भी सोमवार होगा, और 28 के बाद 4 दिन बच गया, उसको मैं शेष मान लिया, यानी 4 अगर सोमवार में प्लस में चला जाऊंगा तो मेरा 5 मार्च को पता चल जाएगा। यानी इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी शुक्रवार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह से हाथ दस्ताने से संबंधित हैं उसी तरह बताना है पैर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। सेम क्या है, 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर ऊपर हम लोगों ने अभी किया, वही सेम सवाल है। अंतर इतना ही है कि वहाँ पे संख्याएं दी गई थी और यहाँ पे क्या दिया गया है, तो शब्द दिया है। कई दफ़ा क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि आपको अल्फ़ाबेट का पेयर दे देगा, तो घबराने की बात नहीं होती है, करने का सेम तरीका होता है। जो भी रेशियो के 2 शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर रेशियो के 2 शब्द कौन कौन से हैं, तो आप लोग बोलेंगे हाथ और दस्ताने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाथ और दस्ताने क्या हैं, एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या लॉजिक लग रहा है। सेम संबंध सेम लॉजिक को पैर और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हाथ दस्ताने से कैसे संबंधित है, यही तो है हाथ दस्ताना। तो हाथ दस्ताने से, ठंडी का मौसम है ही, हाथ में क्या होता है, दस्ताना एक पहनने वाला क्या होता है, पहनने वाला एक वस्त्र टाइप का होता है जो हम लोग ठंडी से बचने के लिए पहनते हैं। हाथ में ठंडी का मौसम चल भी रहा है, आप लोग दस्ताना पहनते हैं कि नहीं, हाथ ही में तो दस्ताना पहनते हैं ना, सर में तो नहीं पहनते हैं ना, है ना, सर में तो टोपी पहनते हैं, गुलबंद लगाते हैं। तो जिस तरह से हाथ में हम दस्ताना पहनते हैं उसी तरह पैर में हम क्या पहनते हैं, पैर में क्या पहनते हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर मोजा पहनते हैं। और क्या पहनते हैं, पैर में क्या पहनते हैं, तो मोजा यानी सॉक्स पहनते हैं। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मोजा आएगा, और मोजा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मोजा या मोजे। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए आरेख में कितनी साइकिल पैडल नहीं है। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपका, इस टाइप का प्रश्न एक पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा जाता है। देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन ना, पहले फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ना, ये साइकिल को डिनोट करता है, ट्रायंगल साइकिल को, त्रिभुज साइकिल को। उसी तरह जो ये आयत है आपका, ये किसको, कार को डिनोट करता है, और जो ये सर्कल है, वृत्त है, वो पैडल को। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, डिनोट करने का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मैं त्रिभुज को ले लेता हूँ, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं त्रिभुज को ले लेता हूँ तो त्रिभुज को मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज को मैं कलर करता हूँ। ओके, अब देखिए त्रिभुज किसको डिनोट करता है, तो आप लोग बोलेंगे सर अभी आपने बोला साइकिल को, और लिखा भी है भाई साइकिल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज में इसमें 4 संख्याएं हैं, एक तो 6 है, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा क्या है, 3 है। 4 संख्याएं ऐसी हैं जो साइकिल यानी त्रिभुज के अंदर हैं, यानी त्रिभुज के अंदर है तो साइकिल को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो केवल 6 ऐसी संख्या है जो केवल त्रिभुज के अंदर है। तो मैं ये बोलूंगा कि केवल साइकिल कितनी है, 6 है। केवल साइकिल कितनी है, 6 है, यानी केवल साइकिल 6 है। अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 3 बोलेंगे आप लोग सर त्रिभुज में भी आ रहा है और वृत्त में भी आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं 3 की बात करूंगा तो बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि भाई 6 3 क्या है,
तीन ऐसी साइकिल हैं जो पैडल भी हैं। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज में भी आ रहा है और त्रिभुज पैडल को वृत्त में भी आ रहा है और वृत्त क्या है, पैडल को भी डिनोट करता है। उसी तरह अगर मैं दो की बात करता तो दो को ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। तो दो ऐसे साइकिल होंगे जो कार के साथ साथ पैडल भी होंगे। ठीक है, अब बात मेरी समझ पाए होंगे। अब देखिए पूछ क्या रहा था हमसे कि कितनी साइकिल पैडल नहीं है, कितनी ऐसी साइकिल हैं जो पैडल नहीं है। पैडल नहीं होने का मतलब है साइकिल तो होना चाहिए लेकिन पैडल नहीं होना चाहिए। पैडल नहीं होने का मतलब क्या है कि त्रिभुज की उस संख्या को हम लोग नहीं लेंगे जो क्या है, सर्कल में होगा, है ना। बोला है कितनी साइकिल पैडल नहीं है, यानी कि पैडल यानी कि वृत्त वाले में जितनी संख्याएं होंगी उनको हमको नहीं लेना है। तो मैं वृत्त को क्या करता हूं, रंग देता हूं, इनको हटा देता हूं, एलिमिनेट कर देता हूं। ठीक है, मैंने रंग दिया। क्यों रंगा? क्योंकि भाई मुझे पैडल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए पैडल, तो मैं इनको हटा दिया। ठीक है, आप भूल जाइए। अब बोला है साइकिल कितनी है, तो साइकिल त्रिभुज को, तो त्रिभुज में देखिए कितनी संख्या है, एक 6 बच रहा है और एक 5 बच रहा है। ठीक है, तो 5 क्या है, कार भी है, ऐसी साइकिल जो कार भी है, यानी आयत में भी आ रहा है। लेकिन इसने ऐसा तो बोला नहीं है ना भाई, इसने बोला है कि कितनी साइकिल है जो पैडल नहीं है, यानी पैडल नहीं होना चाहिए, बस उसको कार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि 6 साइकिल है, लेकिन 5 भी होगा। 5 क्यों होगा? 5 ऐसी साइकिल है जो कार भी है, यानी आयत में भी आ रहा है, लेकिन हम 5 को भी लेंगे क्योंकि ऐसा बोला नहीं गया है कि साइकिल को भी कार नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बोला नहीं है, बस बोला है कि पैडल नहीं होना चाहिए। तो हमारी टोटल साइकिल ऐसी कितनी है, 6 5 11, यानी 11 ऐसी साइकिल हैं जो पैडल नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग्य है, माइनस का अर्थ गुणे है, गुणे का अर्थ माइनस है, भाग्य का अर्थ प्लस है, तो इक्वेशन का मान बताना है। देखिए सिंपल सा, बहुत सिंपल सा प्रश्न दिया गया है, कक्षा 2 का बच्चा कर जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। मजबूरी ये है कि एसएससी पूछती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए बोल रहा है ना कि एक्चुअल में जो प्लस है ना, इसका मतलब प्लस नहीं है, यानी इस इक्वेशन में जो प्लस है ना, यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बोल रहा है प्लस का अर्थ जो है ना भाग्य है, यानी प्लस का मतलब भाग्य है। जहां जहां प्लस होगा इस इक्वेशन में वहां मैं भाग्य का साइन लगाऊंगा। उसी तरह बोल रहा है माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, यानी माइनस इस इक्वेशन में जहां होगा वहां मैं गुणा रखूंगा, क्योंकि बोल रहा है, अब बोला है कि गुणे का अर्थ माइनस है, तो इस इक्वेशन में गुणा जहां है वहां मैं माइनस लगाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, जिस साइन को ये जो बोल रहा है ना, वही साइन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, क्या बोला था पहले, बोला है कि प्लस का अर्थ भाग्य, तो प्लस यहाँ है 4 प्लस 2 है तो 4 भाग्य यहाँ 2 हो जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो माइनस की जगह मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। गुणे का अर्थ क्या है, माइनस, तो गुणे की जगह मैं माइनस कर लेता हूँ। और भाग्य का अर्थ क्या है, प्लस, तो भाग्य की जगह प्लस कर लेता हूँ। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 16 + 8 गुणे 4 भाग्य 2 माइनस 4, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 16 आ गया प्लस 8 इंटू 4, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो यहाँ 2 बचा, माइनस 4, ठीक है, बराबर 16 प्लस 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 4 बराबर 16 16 कितना आ गया, 32, और 32 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 28। यानी हमारा इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 28 आएगा, और 28 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए कई लोगों को मेरी बात ये नहीं समझ में आई होगी कि भाई सर आपने पहले भाग क्यों किया। ठीक है, भाग क्यों किया, उसके बाद आपने गुणा किया था। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं पहले जोड़ लेता 16 और 8 को, या घटा लेता 2 माइनस 4 को। तो एक बात याद रखिएगा कि मैथ में रूल होता है कि किसी भी इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं और लास्ट में घटाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, बॉडमॉस का एक रूल होता है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले माइनस करिए उसके बाद जोड़िए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपका आंसर गलत आता है। तो इस बात को याद रखिएगा, सिंपल सा, पहले आप डिवाइड करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद एडिशन करिए, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करिए। सिंपल सी बात है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, किस प्रकार से संबंधित है। ओके,
देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है, और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है, देखिए रीजनिंग में दो टॉपिक हैं, एक ब्लड रिलेशन और एक सिलॉक्स। ऐसे ये दो टॉपिक हैं जहां से आपका क्वेश्चन बनना ही है। आप कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, कोई भी किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए जिसमें रीजनिंग का सवाल पूछा जाता हो, और ऐसा हो नहीं सकता है कि इन दो टॉपिक से कोई प्रश्न ना आए। एक प्रश्न बनता ही है, एक से ज्यादा आ ही जाएगा। ठीक है, सिलॉक्स हो गया और ब्लड रिलेशन, तो इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं। और ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक होता है ना, कठिन भी मैं मानता हूँ, थोड़ा सा मैं कठिन भी मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ब्लड रिलेशन में होती है ना। अप्रोच क्या होना चाहिए करने का, और मेरा क्या अप्रोच होगा और आप लोग का क्या अप्रोच होना चाहिए। सिंपली जो भी क्वेश्चंस में डाटा दिया गया होता है, जैसे देखिए अगर आपसे एसएससी और रेलवे में पूछेगा ना, तो इसी तरह का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा सीजीएल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछ देता है आपका थोड़ा बैंकिंग टाइप वाला, लेकिन आपका प्री में और रेलवे में नहीं पूछता है, जनरली नहीं पूछता है। अगर वैसा भी पूछेगा तो वो भी कर जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, डाटा के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन ट्री बनाते हैं। यानी क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला गया है उसी के आधार पर हम एक जनरेशन ट्री बनाएंगे, और फिर जो पूछा गया है उसको हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए बोला क्या है, माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, एक लड़की माधवी है, ठीक है। माधवी को बना लेते हैं। अब देखिए थोड़ी सी होशियारी ये होती है ना कि माधवी को जब मैं बनाया ये लड़की है, तो अगर कोई लड़की है तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं, अगर कोई लड़का है तो उसको प्लस से, यानी मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। माइनस एम करके मैं गोला किया, इसके ऊपर माइनस लगाया, इसका मतलब कोई भी देखेगा तो कहेगा भाई ये लड़की है, ठीक है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां तो माधवी बोला है, तो माधवी मैं पूरा ना लिख करके एम लिख रहा हूं, ओके। माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, कोई यहां पे तस्वीर है, ध्यान से समझिएगा, मैंने बना लिया भाई, एक तस्वीर है, इसके तरफ इशारा करते हुए क्या कहती है, यह मेरी माँ। अब देखिए माधवी की माँ क्या होगी, ऊपर यहां कहीं होगी, माँ होगी माधवी की माँ। ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं, माधवी की माँ है तो ये भी फीमेल है, तो इसके ऊपर भी मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है। मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है, मेरी माँ माधवी की माँ की एकमात्र बेटी, अरे भाई माधवी की माँ की एकमात्र बेटी माधवी खुद ही होगी ना, समझ रहे हैं, का बेटा है। यानी ये तस्वीर वाला जो आदमी लड़का है ना, ये क्या है, बेटा। किसका बेटा होगा, तो माधवी का ही बेटा होगा। किसका होगा, तो माधवी का ही बेटा, यानी लड़का है प्लस, यानी क्या है, ये माधवी का ही लड़का है। क्यों, क्योंकि लड़की बोल रही है माधवी कि यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी, यानी माधवी की माँ की एकमात्र बेटी खुद माधवी होगी, का बेटा है, यानी माधवी का ये बेटा है ना। तो पूछ क्या रहा है कि तस्वीर वाला जो व्यक्ति है माधवी से किस प्रकार संबंधित है, तस्वीर वाला बेटा यही तो है ना, बेटा यही तो है ना, तो इसका संबंध माधवी से कैसे है, तो यह क्या है, माधवी का बेटा है। यानी सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बेटा। और बेटा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिक्त स्थान को पूर्ण करने वाली आकृति निम्न में से कौन सी है। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम में यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें से कौन से ऑप्शन को रखने पर यहां पर जो ये आकृति है ये क्या होगी, परिपूर्ण होगी, है ना। तो हमको ये बताना है। तो सिंपल सा प्रश्न होता है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। आप लोग सिंपली इसको एनालाइज करने पर हमको पता चल रहा है, ध्यान से समझिएगा, एनालाइज करने पर हमको पता चल रहा है कि सब में 3-3 गोले हैं कलर के, और बीच में क्या है, एक वर्ग टाइप का है ना। यानी चारों तरफ क्या है, चारों वर्ग में एक छोटा छोटा कोने पे वर्ग है ना। तो यहाँ पे भी इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे भी ऐसे एक वर्ग रहा होगा, एग्री है कि नहीं, ऐसे एक वर्ग रहा होगा, बन क्यों नहीं रहा, ऐसे एक वर्ग रहा होगा, ठीक है, समझ गए। तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे एक वर्ग रहा होगा, और देखिए यहाँ पे एक सर्कल रहा होगा, यहाँ एक रहा होगा और एक यहाँ रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 ऐसे इधर है ना, तो इसके सामने 3 ऐसे इधर है कि नहीं। तो जब भाई 3 इस तरह से हैं तो 3 इस तरह से भी इधर भी होंगे। तो देखिए ऑप्शन ये तो होगा नहीं होगा ना, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या होगा, बी हो सकता है क्या, बिल्कुल बी होगा, सी भी नहीं हो सकता है और डी भी नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं।
तो हमारा कैसे होगा, क्योंकि भाई इसके अपोजिट वाले को देखिए ना, अपोजिट वाला कैसा है, बिल्कुल ऐसा है, इसी के जैसा ये भी तो होना चाहिए ना, यानी यहाँ फिट बैठना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस वाले को और इस वाले को देखेंगे तो क्या है, इसका जस्ट क्या है, ये क्या है, इसका मिरर इमेज है, जस्ट क्या है, इसका मिरर इमेज है। तो इसी के जैसा ये भी होना चाहिए, इसके बिल्कुल अपोजिट टाइप का। तो ऑप्शन बी ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो अगर ऑप्शन बी को धीरे धीरे सरका के ले जाइए, अगर हम बैठा देंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल क्या होगा, ये आकृति परिपूर्ण हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया गया है, शाम को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। धारणाएं क्या दी गई हैं, दिन में मच्छर नहीं काटते हैं, शाम को काटने वाले मच्छर संभवतः हानिकारक हो सकते हैं। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। सिलॉक्स का ही एक टाइप का ये प्रश्न होता है, जिसमें आपको कथन दे देता है और क्या दे दिया है, धारणाएं। तो हमको बताना क्या होता है कि जो कथन होता है, जैसे यहाँ पे कथन जो दिया है, इसको पढ़ करके इनमें से कौन सी धारणा मैं बोल सकता हूँ कि मैं निकाल सकता हूँ कथन से, या मैं बोल सकता हूँ कि भाई सही बोल रहा है। मतलब कथन जो दिया है, कथन को पढ़ करके मैं क्या बता सकता हूं कि जो जो दो धारणाएं दी गई हैं ये सही होगा, मैं बोल सकता हूं क्या। तो कैसे इस तरह के प्रश्नों को करते हैं, बहुत ही खतरनाक प्रश्न होता है। क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप लोग कॉमन दिमाग नहीं लगाएंगे अपना ना, तो आप लोग गलत कर जाएंगे, है ना। और इस तरह के प्रश्नों में आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हो क्या रहा है ना। क्योंकि कई दफ़ा आप लोग गलती करिएगा। कैसे करते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने का हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे, है ना। देखिए क्या दिया है, कथन क्या दिया है, कथन को ध्यान से पढ़ना है कि शाम को मच्छर के काटने से बचना चाहिए। जैसे कथन बोल रहा है कि भैया शाम को ऐसा रहिए, थोड़ा सा बच के रहिए कि आपको मच्छर ना काटे। मतलब एक सलाह दी जा रही है कि शाम को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। भाई शाम को ही नहीं, कभी भी मच्छरों को काटने से बचना चाहिए, क्योंकि मच्छर काट लेते हैं तो कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। कथन बोल दिया। अब मैं धारणा एक पढ़ता हूँ। एक क्या है, दिन में मच्छर नहीं काटते हैं। पहला बोला है कि भाई दिन में मच्छर नहीं काटते हैं। अब ये तो बोला था कि शाम को, कथन बोला था कि शाम को मच्छर के काटने से बचना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल सकता ना भाई कि दिन में मच्छर नहीं काटते हैं। क्यों नहीं भाई, काटते होंगे। अब कथन में ऐसा तो नहीं ना बोला है, कथन से ये तो बात हम नहीं ना बोल सकते हैं कि दिन में मच्छर नहीं काटते हैं, यानी पहला गलत होगा। भाई कथन में तो यही ना बोला है कि शाम को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। इसका मतलब कतई ये नहीं हुआ कि दिन में मच्छर नहीं काटते हैं, दिन में भी काटते होंगे। बात समझ रहे हैं। तो हम पहला नहीं निकाल सकते हैं, गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है कि शाम को काटने वाले मच्छर संभवतः हानिकारक हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए बोला था कि शाम को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। बोला गया भाई कि शाम को आप लोग थोड़ा सा बच के रहिए ताकि मच्छर ना काटे, ऐसा बात बोला जा रहा है। अब दूसरा बोल रहा है कि शाम को काटने वाले मच्छर संभवतः हानिकारक हो सकते हैं। देखिए यहाँ संभवतः बोला है, पॉसिबिलिटी बोला है, ऐसा ये भी नहीं बोल रहा है कि भाई शाम को जो मच्छर काटते हैं वह क्या है, हानिकारक है। ये भी अगर संभवतः नहीं होता तो गलत हो जाता, क्योंकि अगर ऐसा बोला गया है कि शाम को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए, इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि शाम को अगर मच्छर काटेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगा तमाम, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन हाँ संभावना है कि जो शाम को काटने वाले मच्छर होते हैं, संभवतः पॉसिबिलिटी है कि भाई वो हानिकारक होते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। यानी दूसरा बिल्कुल सही बोल रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल धारणा दो निहित है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।